नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां हम लाते हैं शब्दों में सजी संवेदनाओं की दुनिया। आज के कहानी वाचन एपिसोड में हम लेकर आए हैं डॉक्टर नीरज वर्मा की एक सजीव और संवेदनशील कहानी, छोट की दुल्हन। यह कहानी केवल एक नायिका की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जहां जीवन की कठिनाइयों में भी मानवता और ममता की लौ जलती रहती है। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं छोट की दुल्हन, कहानी जो हृदय को छू जाती है और सोचने पर मजबूर करती है। कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं वही पुराना राग आलाप रहा हूं, यह तो होता ही रहता है, इसमें कहने वाला नया है क्या है। यह भी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एडवांस समय में जब मनुष्य अमरत्व प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, मैं आपको बेतुकी बात सुना रहा हूं। कहानी का तकनीक बदल चुका है। अब तो कथानक रहित भारी भरकम बिंबों से लदी आधुनिक कहानियों का दौर चल रहा है। कहना ही है तो कुछ नया कहिए, वरना आपके कहे बिना कहानी को कोई हानि तो हो नहीं रही है। लेकिन मैं अपने पाठकों से बस इतना कहना चाहूंगा, दुनिया भले चांद पर बस्ती बना ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी एडवांस क्याए न हो जाए, लेकिन मुंतशिर आंखों के छलक की तासीर हमेशा वैसी ही रहेगी। बात बयानी तो यह है कि बेगम मुमताज की खूबसूरती को ताज बयां नहीं करता, ताज तो बेइंतहा प्यार को बयां करता है। उनके बीच बेइंतहा प्यार भले न हो, पर वह होता तो ताज महल न सही, सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी तो जरूर उसकी नजर कर देता। आही गे मैया नतिया परान ले लेलस, खून के छर्राके के साथ वृंदा वहीं ढेर हो गई थी। वृंदा क्या गिरी, पूरे टोले में हाहाकार मच गया था। चारों ओर धपाधप, कोई इधर भागा तो कोई उधर, मोहल्ले भर की औरतें बात की बात इकट्ठी हो गईं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, करें तो क्या करें। अभी हाम वहाम झाम व झाम हो ही रहा था, तभी सुनारिन चाची लपक कर वहीं बकल में पड़ा टीन का बड़ा वाला शीट उठा लाई थीं। लगता है अब छोट की दुल्हन के जाने का समय आ गया है, सुरेश बहू नाक में उंगली फिराते हुए बोली थी। लग तो रहा है, पर फुकफुकी अभी चल ही रही है। जब तक सांस है तब तक आस है। लोलवा की माँ की आंख पनिया गई थी। करोड़ों के जजात की मालकिन दाना दाना के लिए मारी फिर रही थी। बेचारी जाने किस जन्म का पाप भोग रही हैं। टीन की शीट में लिटाते हुए वृंदा का हाथ छिल गया था। खून के अधिक रिसाव से शरीर तो बेसुध हुआ जा रहा था, लेकिन अंतर मन के विशाल आकाश में यादों के बादल लगातार उमड़ घुमड़ रहे थे। क्या वृंदा की माँ बहुत भाग से बेटी को बढ़िया घर मिलता है। पारा टोला की औरतों ने बेटी बिदाकर छाती कूटती वृंदा की माँ को सहारा देकर ओसारे में पड़ी बांध वाली खटिया पर बिठाया था। दीदी, हमारी वृंदा भले इन्नर परी नहीं है, पर घर को सरक बनाकर रख देगी। वृंदा की माँ के भीतर से सिसकी के बुल्ले रह रहकर फुट पड़ रहे थे। वृंदा के पिता रजिंदर लाला कोई खास ओहदेदार तो नहीं थे, पर किसी कंपनी में लेखा जोखा देखने का काम करने की वजह से पगार नियमित मिल जाया करती थी। इधर मंदी की मार ऐसी पड़ी कि हाथ से नौकरी भी जाती रही। एक तो बेटा के इंतजार में रजिंदर लाला का परिवार भी भरा पूरा था, ऊपर से नौकरी चले जाने की वजह से नौबत रोड पर आने की हो गई थी। ऐसा कोई तकनीकी ज्ञान भी तो नहीं था जो कहीं कोई काम मिल जाता। परिवार की उदरपूर्ति की समस्या सुरसा मुंह फाड़े खड़ी थी। इसलिए मालगाड़ी जैसे ही आउटर पर रुकती, कोयला चोरों के हुजूम के साथ रजिंदर लाला भी लग जाते थे। उस दिन लोको आउटर पर रुकी ही थी कि रेलवे गार्ड को देखकर कोयला चोराने में भगड़ मच गई। रजिंदर लाला भी कंधे पर पेट लादे आपाधापी में दौड़ पड़े थे। चिल्लपो कूदफांद ऐसी मची कि वो फिसले तो फिसलते चले गए। एक तो कंधे पर बोझ, ऊपर से पथरीली जमीन।
गिरे तो सिर पर लगे गहरे जख्म की वजह से वहीं ढेर हो गए। जब घर का भरतार ही पड़ जाए तो कोहराम तो मचना ही था। गहरे जख्म को मलहम न मिले तो तड़प और भी बढ़ जाती है। राजेंद्र लाला के इलाज के लिए वृंदा की मां के पास एक कर्णफूल के अलावा कुछ भी न था, जिसे गिरवी रखने गई तो सुनार कट वाली हंसी से ठिठियाया था, सिन्हाइन मुस मार के हाथ काहे गंदा कर रही हैं। गिलटबट्टा काट कर भी इसको बेचने पर इतना नहीं मिलेगा कि 1 महीने का राशन चल सके। यदि ज्यादा ही दिक्कत है तो ऐसे ही ले जाइए, 1000-10,000 का मनाही थोड़ी है। राजेंद्र लाला की जान के आगे वृंदा की मां को जमी आसमां एक दिख रहा था। सुनार था भी बहुत चंट। बात ही बात में 100 रुपए की नोटरी पर पक्का रुक्का लिखाकर 10 रुपए सैकड़े ब्याज पर उधार थमा दिया। डॉक्टर, वैद्य, ओझा, गुनिया देवता, पितर सबको मनाकर हार गई, लेकिन चोट खाए देह को नहीं सुधरनी थी सो नहीं सुधरी। वृंदा की मां दिन रात कुड़ती ठुनकती रहती। धिया भतार रहे तो तंदुरुस्त, नहीं तो बाप भाई के घर सिंक नहीं डोलाए और हिया दूसरे की मजूरी करने जाना पड़ रहा है। काहे कुभाखती है मां, जब तक शरीर साथ दिया कोयला ढोकर पेट पर्दा चलाए। जब बेचारे का कुदिन आया है तो धिक्कार रही है। कुढ़न में तो वृंदा की मां कुछ भी बड़बड़ा लेती, पर कहने के बाद भीतर से एक बारगी दुख का सैलाब उमड़ पड़ता था। अभी अचार कारखाने गई ही थी, तभी राजेंद्र लाला लगे कुनमुनाने, गुंगुवाती आवाज में वृंदा को आवाज भी लगाए, लेकिन झपकी ऐसी लगी कि वृंदा को कुछ चेत ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो बिस्तर से लेकर कपड़ा तक सब तर हो चुका था। राजेंद्र लाला की उदास आंखें वृंदा को देखकर झरने लगी थीं। कोई बात नहीं पापा, मैं हूं न। पुन्नू कहाँ गया है? राजेंद्र लाला की आवाज में अस्पष्टता और विवशता साथ साथ तैर रही थी। काहे पापा, बस पुन्नू ही आपका बेटा है क्या? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। सूखा कपड़ा पहनाने के लिए जब गीला अंतवस्त्रा खोला तो राजेंद्र लाला जबड़ा भींचकर फफक पड़े थे। विवशता के अश्रु भीतर के सारे उबड़खाबड़ बांध तोड़कर फुट पड़े थे। अचार कारखाना में दिन भर आम के फांक करते करते वृंदा की मां के हाथ के साथ साथ मन भी कसैला हो गया था। भीतर ही भीतर कसैलेपन का रेगिस्तानी धूल उड़ा करते थे। उड़े भी क्यों न, एक तो घर पर लंघन की बुरी स्थिति, ऊपर से नित जवान होती वृंदा, जिसके चैड़े ललाट पर घुचघुची आंख और सांझ होते रंग को देखकर दिल का कोई कोना भीतर से ढह जाता। मौका मिलते ही इधर उधर लोगों से चर्चा करती, लेकिन दूर दूर तक कोई रास्ता दिखता नजर नहीं आता था। भाभी सोच रहे हैं सोनिया की शादी इसी लगन में कर दें। एक लड़का आया है नजर में, बुल्लन बाबू, जो कि मोहल्ले भर के चाथे। अपनी हर छोटी बड़ी बात दूर के चचेरा भाई होने के नाते राजेंद्र लाला और वृंदा की मां से कर लिया करते थे। लेकिन सोनिया तो ऐबा ही है। हाँ, दिल हरदम यही हुक लगी रहती है, मेरे बाद कौन इसको पूछेगा। वैसे तो लड़का बेरोजगार है, लेकिन धन संपत्ति से तगड़ा है। साइंच रहे हैं निबाह दें, कम से कम बेचारी का घर तो बस जाएगा। हमारे पास बाप दादा की अर्जी हुई इतनी धन संपत्ति है, जब बाल बच्चा ही खुश न रहें तो किस काम की। हालांकि अजित बहू का नाक मुंह चढ़ गया है, लेकिन हम साफ कह दिए हैं, जितना दान दहेज लगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वृंदा की मां ऊपर से तो हाँ हूं करती रही, लेकिन भीतर का जल्दी हाहाकार मचा रहा था। हाय रे भगवान, आपकी कैसी लीला है। ऐबाही लड़की का लगन, और का कमी है। हमारी वृंदा में थोड़ा रंग ही तो दबा है, और का कहाँ। तो वृंदा की मां गई थी सोनिया के लिए, लेकिन मौका निकालकर खुद मामला सेट कर आई। इसको लेकर बुल्लन चा से जिंदगी भर का अबोला हो गया था। लेकिन औलाद के लिए एक से बढ़कर एक उदाहरण पड़े हुए हैं। यह तो कुछ भी नहीं है। भाई साहब, आपका लड़का है सो आपकी मर्जी, लेकिन सोनिया एकदम ऐबाही है।
आपकी इतनी बड़ी खेती बाड़ी गाय बैल कहाँ संभलेगा उससे। मोल मोलाई कर करा के वृंदा की माँ जब घर पहुंची तो सीना कुछ भारी सा हुआ जा रहा था। पुराने जमाने की आराम कुर्सी पर पड़ी तो निढाल हो गई। भीतर का पहाड़ दरक कर चूर हुआ जा रहा था। आंख लगी तो देखती है गंदले पानी का रैला उमड़ रहा है, जिसमें वृंदा उभ रही है। चारों ओर से काले बादलों के झुंड आ रहे हैं और खुद चीखती चिल्लाती भागी जा रही है। अभी भाग ही रही थी कि पुन्नू झकझोर कर उठाया था। माँ, क्या हुआ? रो काहे रही है? अचानक झकझोरे जाने से अजीब सी हड़बड़ाहट चेहरे पर उतर आई थी। नहीं कुछ तो नहीं, बस ऐसे ही कुछ उटपटांग सपना देख रही थी सो दिल घबरा गया। कुछ बात तो जरूर है जो छिपा रही हो। तुझसे क्या छिपाना बेटा, वृंदादी की शादी तय कर दी हूँ, लेकिन घर में तो दानों का मुहाल है। मेरी आधी कमाई तो सुनार के ब्याज में ही चली जाती है। इसका क्या मतलब? वृंदादी की शादी नहीं होगी? होगी, खूब धूमधाम से होगी। तू एकदम चिंता मत कर। दी कुंवारी थोड़ी रहेगी। मैं अपने सेठ जी से बात करता हूँ। अच्छा चल जा, बड़ा आया सेठ जी से बात करने वाला। पढ़ने की उम्र में परचुनिए के यहाँ काम के लिए पुन्नू को भेजते हुए वृंदा की माँ का दिल धंस गया था, लेकिन परिस्थिति के आगे हारी थी। जीवन की उतरती सांझ में वृंदा की माँ का बस एक ही सपना था, वृंदा की ढलती उम्र को उसकी शादी होते तक किसी तरह थाम ले। लेकिन कटी पतंग जैसी जिंदगी झकझोरती हवा के समुंदर में लहराती डगमगाती यूं ही बह चली थी। जाने बह कर कहाँ गिरेगी। वृंदा की माँ हवा की नमी को भीतर तक एहसास कर ही रही थी, तभी पुन्नू हड़बड़ी में आया था। चेहरे पर उगे पसीने को समेटता हुआ माँ की हथेली पर रुपयों का बंडल रख दिया। इतने सारे रुपए एक साथ देखकर वृंदा की माँ के चेहरे पर पसीने की बूंद छलक आई थी। इतना रुपया तू कहाँ से लाया रे? मुझे बच्चा समझी है क्या? मैं जाकर सेठ जी के पैरों पर सीधा लेट गया। आखिर बहन की शादी की बात थी। सेठ जी भी रोने लगे, कहते थे क्या तुम्हारी बहन मेरी कुछ नहीं लगती? फिर रुपए कौन सा खैरात में दिए हैं, उधार ही तो दिए हैं, पटा देंगे। और क्या अब सेठ जी बिना हिल हुज्जत के पैसे दिए हैं तो मुझे भी उनकी बात माननी पड़ेगी। मुझे अभी ही सेठ जी के काम से बाहर निकलना होगा। लेकिन अभी कैसे जाओगे पुन्नू? इतना सारा काम कौन संभालेगा? वैसे भी लड़के वाले चढ़े हुए हैं। तुम्हारे सेठ जी से मैं बात कर लूंगी, इतने दयालु आदमी हैं। बहन की शादी के लिए छुट्टी न देगे क्या? तो तुम ही कर लो काम, अब मेरा वहां जाने का क्या फायदा? हर काम में अड़ंगा मुझे अच्छा नहीं लगता। पुन्नू अचानक भड़क गया था, लेकिन थोड़ा संभलते हुए कहा था तू चिंता मत कर माँ, मैं पूरी व्यवस्था करके जा रहा हूँ। फिर दोस्त किस दिन काम आएंगे? अब तेरा ही सहारा है बेटा, इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा सोचकर वृंदा की माँ लहालोट हुई जा रही थी। रजिंदर लाला गुंगुवाती आवाज में कुछ पूछना चाह भी थे रहे थे, लेकिन वृंदा की माँ टूट पड़ी थी। खुद तो अपाज बने खटिया तोड़ रहे हैं, लड़का कुछ करना चाहता है तो लगे चिचियाने। रजिंदर लाला की आंखों की कोर से बूंद लुढ़क गई थी। इधर लड़के वाले भी चढ़े हुए थे। तीसरे दिन ही ओली की रस्म अदायगी के लिए आ धमके। पुन्नू के दोस्तों ने हड़बड़ हड़बड़ चाइनीज झालर बत्ती से घर सजाया। बन्ना बन्नी गीत के लिए मोहल्ले भर की औरतें न्योती गईं। गीतहारिनों को बैना बांटने के लिए मोहल्ले के ही बीगन हलवाई को कड़ाही पर बैठाया गया। कायस्थों के 1000 चोचले, थोड़ा सा काम करो तो पंडित के बिना मंत्रा उचारे कुछ नहीं होने वाला। वृंदा की माँ चकर घिन्नी हुई जा रहा थी, कभी पंडित, कभी हलवाई तो कभी गीतहारिन। रुक रुक कर हंसी के गुल्ले फुट पड़ते थे। अभी कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी रिक्शे पर लदा भीन काय मारवाड़ी गंदी गालियां बकता दरवाजे पर आ धमका था। उसके मुंह से गुस्से का फेन उड़ रहा था। पुन्नू को पकड़वाने के लिए थाना फौजदारी की धमकी देता हुआ सेठ दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाने लगा।
शादी घर में रोना रोहट मच गया। लोगों में कानाफूसी होने लगी। वृंदा की मां की स्थिति तो सांप छछूंदर वाली हो गई थी। सेठ के पैरों पर गिर पड़ी। बेटी का वास्ता देकर कहा था, भले सड़क पर आना पड़ जाए पर आपका पाई पाई लौटा दूंगी। तब कहीं जाकर सेठ वहां से टला था। भींगती हुई पूर्णमासी की रात में चांद की डोरी पर सवार उन्मीलित आंखों में सपना भरकर पैरों में महावर सजाए बंशीधर सिन्हा की छोटकी दुल्हन जब दरवाजे पर उतरी तो झुंड की झुंड महिलाएं पहुंचने लगी थीं। कांस की थाली में छंटाक भर चावल गुड़ और हल्दी का टुकड़ा लिए आने वाली न्योथारिन दुल्हन की एक झलक के लिए उत्सुक थीं। घर के बाहर चमर बाजा की डिडिंग डिडिंग धिन की ऐसी धूम मची थी कि भीतर की रोमावलियां तक नाच उठतीं। लेकिन यह क्या, अभी कोहबर में दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का मुंह ठीक ढंग से देख भी नहीं पाए थे, तभी सुरेश बहू हहनाती हुई आई थी। चाबियों के गुच्छों को लगभग फेंकती हुई तमक्कर बोली थी, अब घर गृहस्थी का काम मुझसे नहीं संभलता। एक ऐसा बखेड़ा है बड़की, अभी रस्म चल रहा है। घर की इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। यह नीच चाल चलता होगा तुम्हारे खानदान में, हमारे यहाँ यह सब नहीं चलता। घर में कार्यक्रम चलता रहे और घर की बहुरिया नाटक करे। अम्मा चीखी थी। हाँ, मैं नीच खानदान की हूँ, लेकिन मेरे भी बाल बच्चे हैं। मैं उनका मुंह पोंछकर आपके खानदान की सेवा नहीं कर सकती। रही रस्म अदायगी की बात, तो उसमें क्या रखा है, रस्म तो पूरी होगी ही। उस दिन जाने क्या हुआ था, बड़की भीतर से एकदम भरी हुई थी। झबली की शादी में मेरा सारा का सारा गहना चला गया, किसी के मुंह से आह तक नहीं निकला। बाबूजी चाहते तो जमीन का एकाध टुकड़ा बेच देते तो वाहवाही हो जाती, लेकिन जमीन का मोह छाती पर धरा रहा। अब सुनील बाबू हिस्सेदारी में कम तो लेगे नहीं। इधर बड़की का राग वितंडा चल ही रहा था और नौवाइन आलता लिए पैरों पैरों घूम रही थी। हलवाई आटे की परात लिए नाक में कोड़ी डाल रहा था। सो अलग जिस दिन से ब्याह तय हुआ था, उसी दिन से मोहल्ले भर की लड़कियां चिकोटी किया करती थीं, इतने बड़े घर की बहू बनकर जा रही है, भाई इसके क्या कहने। कोई नेग में पायल मांगता तो कोई कुछ। वृंदा भीतर ही भीतर फूली न समा रही थी। बात थी भी सही, सुनील के बाबा यानी पंडित रामप्रसाद की जमींदारी थी। पूरे सूबे में उनके नाम का डंका बजता था। दरवाजे पर महावतों के साथ हाथी झूमा करते थे। बेगार हलवाहों की फौज हमेशा तैनात मिलती थी। कहते हैं एक बार घुड़क देते तो छोटी जाति वालों का पेशाब बंद हो जाता था। लेकिन कहते हैं न धन आता है तो जाने का रास्ता साथ में लाता है। पंडित रामप्रसाद की औलादें धन के गुमान में इतना धनसी की होश ही न रहा। न बाल बच्चों के परवरिश की चिंता, न पढ़ाई लिखाई का क्या। जब आवश्यकता पड़ी बीघा 2 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर दिया। कई दफा तो पान खाई और जमीन लिख दी। सुनील कुमार कहने भर को स्कूल जाते थे, पर मुख्य काम तो पिताजी का हुजूरी था। कभी दौड़कर सुरती लाया तो कभी शराब की बोतल ढो दिया। बहुत ले देकर 5 दर्जा से ऊपर नहीं जा सके थे। न हाथ में कोई हुनर था, न स्कूली शिक्षा। बची खुची जमीन और खानदानी रौब के दम पर ही घोड़ी पर जा चढ़े थे। ब्याह करने की हमारी इच्छा तो तनिक भी न थी, लेकिन अम्मा की जिद के आगे हारे थे। कहने लगी, दुल्हन ले आओ, नहीं गले में रस्सा डाल लटक मरेंगे। हम भी डरे कहीं कुआं में कूद काद पड़ी तो अलग। महाभारत पहली ही रात को सुनील ने अपनी राम कहानी कह सुनाई थी। हम भी कहाँ शादी को मरे जा रहे थे। वो तो हम अपनी माँ के सर के बोझ हुए जा रहे थे, वरना बाबूजी को नहलाना धुलाना सब हमारे जिम्मे था। हमारे आने से उनको कितनी दिक्कत हो रही होगी सोचकर दिल धुंवा हुआ जा रहा है। यहाँ ज्यादा दिन रहना हमारे लिए भी कठिन ही है। बाबूजी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम रहेंगे तो उनका दिल लगा रहेगा।
ठीक ही कह रही हो, वैसे भी मिट्टी से पेट तो भरेगा नहीं, कमाई धमाई भी इतनी नहीं है कि तुम्हारा शौक पूरा कर सकूं। पृथक पृथक जीवन यापन के मसूबे दोनाए गढ़ते रहे, लेकिन न वृंदा का कोई लेवाल आया, न सुनील को ससुराल जाने की इच्छा हुई। ढिबरी की लौसी लपलपाती दोनाए की जिंदगी गंदले पानी से भरी बरसाती नदी सी थी, जिसे बादल दिखता तो छलछला जाती, नहीं सूखी सिकता सी पड़ी रहती। सुनील का एक तो देह कमजोर, ऊपर से दरवाजे पर खड़े आम से परेशानी अलग। भर गर्मी सूखी पत्तियों को झाड़ते रहो, ठंड आए तो पूरी की पूरी धूप छेंके खड़ा रहता। दंगालियां छानी पर चढ़ी खपड़ों को नुकसान पहुंचाती सो अलग। यही कारण था कि सुनील आम को लेकर पितपिताया रहता था। उस दिन मौका अच्छा था। मुदा रात को ही महंगा की मां मिट्टी हो गई थी, सो फूंकने के लिए काठी का करार हुआ। 500 पर बात बनी, तय हुआ झुके हुए 4-5 डंगाल काट ले, जिससे खिस्से में कुछ आ भी जाए और पेड़ की जान भी बची रहे। एकदम भिनसारे महंगा ने 4-5 मोटे डंगाल तो काट लिए, लेकिन अंतिम डंगाल गिरी तो बड़की भिनभिनाते हुए आधमकी थी। कौन निमोछिया है रे, किससे पूछकर टांगा चलाया। महंगा वैसे भी अकड़ू था, ऊपर से मोल लिया था सो ऐंठ गया। मोल लिए हैं और किसी के बाप का नहीं खाते हैं, जो आप गाली देने आ गईं। बात जब बाप तक पहुंची तो जमींदारी खून हिलोड़ मारने लगा। बड़का लगे तमकने, कस के धकियाए तो महंगा चारों खाने चीत पड़ गया। ठाम्ब कुठाम्ब ऐसा लगा कि मुंह से खून के बुलबुले फूट पड़े। कहाँ तो मां की चिता सजाता, कहाँ पट्ठे को खुद की जान के लाले पड़ गए। गर्म मिजाजों ने मामले को थाना फौजदारी तक पहुंचा दिया। नए नए पधारे थानेदार को क्या उसके लिए पकड़ो तो छोड़ो तो दोनों में बल्ले बल्ले। कुछ लोग हरिजन एक्ट लगवाने को लेकर अड़ गए। साहेब बड़का भैया छूट माई बहन तो बकबे किहिन, साथ में नीच की औलाद कह कह के खूब अपमानित भी किए। सरकार, हम लोग कोई ढोर डांगर थोड़े हैं जो लाठी लेकर हाँक दो। चारों तरफ से गवाहों की फौज खड़ी हो गई थी। बड़का की जान आफत में फंस गई। लगे चिरौरी करने, साहब आप जिस सरकार की रोटी खाते हैं उसी सरकार के हम भी मुलाजिम हैं। आप तो जानते ही हैं, थाना फौजदारी हुई नहीं कि नाक कटी सस्पेंशन होगा सो अलग। बड़की तो बात ही बात में कुर्सी ले आई। चाय पानी पोहा पूरी ऊपर से। वो सब तो ठीक है गुरुजी, लेकिन नौकरी तो हमारी भी है। आप तो देख ही रहे हैं, पूरा का पूरा समुदाय एक तरफ खड़ा है। रिपोर्ट न लिखूं तो बात मीडिया तक पहुंचते मिनट नहीं लगती। बड़का की जान सांसत में ऐसी फंसी कि न उगलते बने न निगलते। दांत पीसते हुए लगे घरवाली को गरियाने। आदमी आस पड़ोस के काम न आए तो किसके काम आएगा। बेचारे की मां मरी थी, कुछ डंगाल काट ही लेता तो कौन सा अकाल पड़ जाता। इधर लोगों ने महंगा को पानी वानी पिलाया तो खड़ा हो गया। जाने दीजिए सरकार, इन लोएगों की मारगाली खाकर ही तो हम लोग बड़े हुए हैं, अब इनकी बात का क्या बुरा मानना। मां मरी है, कुछ काछ हो जाता तो इधर हाथ भी बहुत तंग है। वैसे भी बड़का भैया से लड़कर कहाँ जिंदगी चलेगी, कहाँ तो एक दंगाल को लेकर हाय तौबा मचा था, कहाँ साहब को चढ़ौती समेत महंगा को हरजाना भरना पड़ा। साथ में महुआ टाड़ का पूरा सरई का पेड़ भी आहूत करना पड़ा सो अलग। बड़की तो वैसे भी अलगौझा के लिए ताक लगाए बैठी थी। मौका मिलते ही भाड़ा बर्तन आंगन में पटक दिया था। अब ऐसे कुजाल में तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती, आज से अपना अपना चूल्हा देखो। सुनील हड़कंप हुआ जा रहा था। यह वितंडा देख भीतर से थरथराहट सी होने लगी। लेकिन अपढ़ों में अकड़ ज्यादा होती है। सुनील भी अकड़ गया। जब चूल्हा अलग ही करना है तो सब कुछ अलग कर दो। गाय बैल खेत बाड़ी सब कुछ। बड़का बात में मिट्टी डालने का प्रयास भी किए थे। तुम भी लगे हो, बचपन से तो देख रहे हो अपनी भाभी को, फिर भी नहीं समझ पाए हो। इसका गुस्सा तो तीन तपने सा है,
क्षण में गरम क्षण में नरम। और तुम भी कहाँ इधर उधर मारे फिरोगे। घर की चक्की है, पीसो और खाओ। जो रोजगारी बने हिसाब से ले लो, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। लेकिन छोटकी का मुंह भी खुल गया था। इतनी बेइज्जती के बाद तो बाहर की मजूरी करके जी लेंगे, लेकिन आपका दिया ढेला भी न लेंगे। यह तो अच्छा है, एक दूर दूर आए दूसरा सहलाकर नौकर बनाए। सुनील भले भाई से अलग हो रहा था, लेकिन जेठ से बहुरिया बहस करे उसे तनिक गवारा नहीं था। बढ़कर घरवाली को डपेटा तो बड़का का जी भीतर ही भीतर गदगद हो गया था। दूसरे दिन मजूर दिन भर जरीब लिए इधर से उधर भटकते रहे। पटवारी सीमांकन करके कहीं पत्थर तो कहीं लकड़ी से निशान बनाते गया। ताना, झोरिखा, बहरा, ताड़, टिकरा, गाय, बैल सब बराबर बराबर बंटते चले गए। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। शाम को RI साहब की शान में दावते जश्न रखा गया। बोतल के ढक्कन खुले तो धीरे धीरे शुरूर चढ़ा। थोड़ा नशा चढ़ते ही जाने कहां से बड़का पुराना संदूक उठा लाए। संदूक क्या खुला, बवंडर खुल गया। पीली पड़ी कापी जिसके पत्ते पत्ते झड़ रहे थे, में लिखा था बंशीधर सिन्हा जी को टीबी के इलाज के लिए 250 रुपए में सूद दिया जाता है। एवज में बांध के ऊपर वाले 1.5 एकड़ के प्लाट को गिरवी रखी जा रही है। पैसा भुगतान होते तक खेत का मालिकाना हक मालती सहुवाइन के पास रहेगा। ऋण अदा कर दिए जाने पर मालिकाना हक स्वयं हस्तांतरित हो जाएगा। उसके ठीक नीचे लिखा था, बंशीधर सिन्हा जी के बड़े लड़के से 250 रुपए सूद प्राप्त किया। खेत का मालिकाना हक वापस किया जाता है। नशा थोड़ा ज्यादा चढ़ा तो लड़खड़ाती जबान में बड़का ने कहा था, RI साहब इस जमीन पर मेरा काबिज बनाइएगा बस। ऐसा कीजिए, सब आप ही रख लीजिए। हम तो जैसे अपने बाप के पेशाब से पैदा ही नहीं हुए हैं। मैं तो नहीं कहने गया था, जब अम्मा का पाई पाई गहना बेचकर झबली की शादी में लगा दिए और उसी बहाने भाभी का नेकलेस गढ़ा लिए। जबान की कुदाल से बात खुदती चली गई और बात से बात निकलती चली गई। काम व काम इतना मचा कि सब कुछ बेतरतीब होता चला गया। RI साहब तो पिनक में थे ही, जिधर का पलड़ा भारी दिखा उधर ही कूद पड़े। वो तो पटवारी ने झमेले से निकाल लिया, वरना उनका सिर खुल गया होता। दिन भर की मगजमारी बेगारी में ही चली गई समझो, क्योंकि खेत नाप लिया गया, निशान लगा दिए गए, लेकिन नामांतरण के समय सिर फुटोवल हो गया था। सो नामांतरण नहीं हो सका। क्या है कि RI साहब मुंह कुप्पा किए चले गए और पटवारी अलग ऐंठ गया। उस दिन मातमी सूरत लिए सूरज के साथ देवकुमारी बैलों को सानी पानी देने की गरज से आई तो माजरा देखकर भीतर से हुलसी। जो हुआ अच्छा हुआ, बड़की दुल्हन अब मुंह जोर का अदरावन कोई कितना संभाले। छोटी मुंह बड़ी बात करते डर भी लगता है। आपके भी तो दूठो लाल हैं। सब परिवारे में झोंक दीजिएगा तो गाढ़े दिन में कौन काम आएगा। जाने क्यों देवकुमारी वृंदा से चिढ़ी रहती थी। वैसे भी सहुवाइन चाची वाली जमीन को लेकर बमचक न हुआ होता तो दूसरे तीसरे दिन खाता खतौनी अलग हो गया होता। कागजी बंटवारा भले न हुआ हो, लेकिन अम्मा को छोड़कर पूरी संपत्ति का बंटवारा हो गया था। अम्मा सुबह की चाय बड़की के यहाँ तो शाम का खाना छोटकी के यहाँ करते कराते मोक्ष को प्राप्त कर गईं। इधर जाने क्या हुआ था, नीली चादर बिछती नहीं कि सुनील को झुरझुरी सी होने लगती। देखते देखते जिंदगी की नदी में रेत के बगुले उड़ने लगे। कभी बिहौती गगरा बेचकर तो कुछ दिन कान की बाली, तो कभी पड़ोसियों के सहारे जिंदगी की गाड़ी घसीटती रही। सुविधा घटी तो कलह बढ़ा, रोज सुबह शाम रार मचने लगा। वृंदा चिरौरी कर कर के थक गई, चलिए किसी डॉक्टर से दिखा लेते हैं, कुछ महीना चढ़कर कच्चा क्यों हो जाता है। लेकिन सुनील पिनक जाता, यहाँ पेट पीठ से सटा जा रहा है और तुमको बच्चे की पड़ी है। क्या करोगी बच्चा लेकर फिर, चाहे मैं जीता न रहूं,
इतनी खेतीबाड़ी है कि अधियारे ही तुम्हारा पेट पर्दा चला देंगे। बड़ा आए खेत के मालिक बनने, मिट्टी से पेट थोड़ी भरा जाता है। मरने के बाद तो कुत्ता भी न पूछे। हम पूछते हैं ब्याह क्या हाड़ में हल्दी लगाने भर को हुआ है। न खाने का सुख न सास सिंगार का बाल बच्चों को कहो तो अलग रोना, उस दिन दोनों में खूब झन्न पटक हुआ। बात यहाँ तक बढ़ी कि खटिया बिस्तर तक अलग हो गए। वृंदा खटिया पर लेटी तो झपकी लगते ही देखती है खेत खलिहान सब बहते चले जा रहे हैं और गंदले पानी में खुद उबचूब हो रही है। तभी क्या देखती है कि एक काला नाग विशाल फन फैलाए जीभ लपलपाता हुआ उसकी ओर बहा चला आ रहा है। हड़बड़ाहट में जब आंख खुली तो हाथ पैर थरथरा रहे थे, उठने की ताकत भी न रही। दिल किसी अनहोनी की शंका से धकधकाने लगा था। बाबूजी आंखों के आगे झूल जाते। फिर जी कड़ा करके सिर को झटका दी तो देखती है कि सुनील कथरी में लटपटाया बेसुध पड़ा है। दिल कलप गया। सुहाग जैसा भी है, इसी पर नाज है। और गलत क्या कहते हैं, बच्चा किसके दम पर आगे बढ़े, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि वेतन का आसरा रहे। मन भीतर ही भीतर ग्लानि से भर गया। लगी स्वयं को कोसने, हाय मैं कितना स्वार्थी हूँ, बस अपना ही सोचती हूँ। जी में आया, पैरों पर गिरकर खूब रोए। मन भारी हुआ जा रहा था। सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों की पदचाप सुनाई पड़ने लगी थी। वनरिदा झटके से उठी, पथिया उठाया और निकल गई। यह क्या कि मैं पड़ी रोटी तोड़ूं और बेचारे हड़कंप होकर भी दानों के लिए मारे फिरें। अब दुनिया कहे जो कहना हो। अहीर टोला के आगे वाले चुनिया महुआ के नीचे पहुंची तो महंगा बहू कन्फुसियाई थी। का दुल्हन इतने बड़े घर की बहुरिया होकर आप महुआ चुनेंगी, शोभा थोड़ी देगा। वृंदा तो मौन रही पर भोर ने पूरे टोले में चुगली कर दी। लाला जी की छोटकी बहुरिया के आंख का पानी मर गया है। नीच जातियों के साथ महुआ चुन रही हैं। बात जब बड़की तक पहुंची तो भुनभुनाती आई, अब यही बेहयाई देखने को बाकी रह गई थी। इस घर में मुझे 32 बरस हो गए, आज तक भर आंख अपनी खेती बाड़ी नहीं देखी हूं और तुम पहुंच गई महुआ चुनने। जो लोग बाबूजी की एक घुड़की से पेशाब कर देते थे, उनकी लुगाइयों के साथ तुम महुआ चुन रही हो। ऐसा करके आखिर तुम जताना क्या चाहती हो? वृंदा के मुंह से बोल तो नहीं फूटे पर आंखों के कोर से एक बूंद अवश्य लुढ़क गया था। वृंदा को जो डर था वही हुआ था। उस दिन भिनसारे का सपना देखकर दिल धकधका रहा था। अभी मुश्किल से 2 दिन भी नहीं बिता था, तभी चैट पर से लड़का दौड़ता आया था। छोटकी दुल्हन, आपके बाबूजी मर गए। हाय कलेजा धक किया। किससे कहे क्या करे, सुनील से जाकर कही तो वही रोना, तुम मेरी स्थिति तो देख रही हो। बार बार ठंड लगकर ताप आ रहा है। जी तो बहुत करता है, ससुराल का मामला है। न जाते भी नहीं बनता है, लेकिन जाया भी नहीं जाता। जाओ तुम, मैं पीछे से आता हूं। जाना बहुत जरूरी था पर हाथ में ढेला नहीं था, इसलिए 2-4 पथिया महुआ बेचा और हिस्सा में मिले पीतल वाले परात को गिरवी रख भागी हुई गई तो, लेकिन अंतिम दर्शन नहीं होना था सो नहीं हुआ। माँ को अखबार भर के फफक कर रोई थी। दुहक पिघल कर बहा तो ढेरों गिले शिकवे एक साथ बह निकले थे। औरत का दूसरा नाम दुहक है, बेटा सीता। सती का जीवन तो पहाड़ था, तो हमें कौन पूछता है। मायके आई तो आजकल करते करते 6 महीना बीत गया, लेकिन लौट कर जा न सकी। 1-2 बार एसटीडी से फोन भी मिलाया पर बात न हो सकी। दुहक जब सामने होता है तो पहाड़ लगता है, पर दूर होने पर परछाई फीकी पड़ने लगती है। दूर से घास लगा खेत भी हरा ही दिखता है। वृंदा को लगा इतनी खेती बाड़ी है ये है, फिर नहीं रहने पर बड़की दीदी खान पान करबे करेंगी, कोई दुश्मनी थोड़ी है। अभी सोच ही रही थी तभी चचेरा भाई हड़बड़ाया हुआ आया।
यहीं बसने का इरादा है का दीदी जीजा जी का फोन आया था, गुस्सा रहे थे, चलो हम उधर ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे कैसे, अभी तो कुछ किए भी नहीं हैं। हाथ भी खाली है। वृंदा की मां ने रोकने का खूब प्रयास किया। नहीं मां, गोलू ठीक ही कह रहा है। घर की हालत तो तुम जानती ही हो, बहुत मुसीबत में है बेचारा। फिर आना जान तो लगा ही रहेगा। आनन फानन में भर हाथ चूड़ी पहनी, टिकली, बिंदी, महावर, आलता डॉट लगाकर 16 श्रृंगार किया। गोलू पनियाई आंखों से सब देखता रहा। टोका तो डपट दी, इतने बड़े घर की छोटकी दुल्हन है, लोग क्या कहेंगे। बस जैसे ही गांव के तिराहे पर पहुंची तो गोलू अन्यमनस्क सा होकर वृंदा को वहीं उतार दिया था। दीदी बहुत जरूरी काम से जाना है, नहीं घर जरूर चलते। अब तिराहे पर ज्यादा ही हुज्जत का अवकाश कहाँ था। मन में आया चचेरा है न, इसलिए ऐसे छोड़कर चला गया। अपना भाई ऐसे थोड़ी छोड़ता। खैर मन को झटकी और सोची इनको केला बहुत पसंद है, इसलिए 1 दर्जन केला खरीद लिया। वैसे भी बेचारा कहाँ कुछ खा पाते हैं। मुदित मन अभी घर से के सामने पहुंची ही थी, तभी मौन खड़े उदास पेड़ों को देखकर दिल घबरा उठा था। सफेद चादर में लोटा छुरी धरे बड़का भैया दिखे तो दिमाग काम नहीं किया। लगा अम्मा चटपट चली गईं। लेकिन अम्मा को गए तो साल गुजर गया, पर मातमपुरसी की सूखी चीख से तार पर पंक्तिबद्ध बैठी गोरिया अकबका कर भाग गईं। बात समझते देर न लगी। वृंदा गश खाकर गिर गई। दांत पर दांत लगे लेकिन औरत जात कटकरेज कुछ भी नहीं हुआ। सतनहान के दिन वृंदा को घर लिपने की रस्म अदायगी करनी थी। जब पोतन उठाई तो दरार पड़े चूल्हा के बगल में भुवाई हुई रोटी और करियाए प्याज को देखकर वृंदा फफक उठी थी। अभी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। रिश्तेदारों का जाना हो ही रहा था, तभी आंगन में एक पथिया धान पटकती हुई बड़की किचकिचाई थी। अब हिया का लेने आई हो, जहां गई थी वहीं घर बसा लेती। सिंदूर दान करके लाए हैं दीदी, तो कहाँ जाऊंगी। ये भी तो बाबूजी के ही बमूद थे। इनके हिस्सा में जो उपजेगा खाऊंगी और पड़ी रहूंगी। देखिए तो महारानी का जबान, जब भतार मर रहा था तब तो चिंता नहीं थी। बाप को मरे 7 महीना हो गया तब तो महतारी को अगोर कर बैठी थी। अब बड़ा आई है हिस्सा खोजने। कोई दूसरा परिवार होता धक्के मार कर भगा दिया होता। आपकी मर्जी दीदी, निकाल भी देंगी तो आपके दरवाजे पर ही पड़ी रहूंगी। आपका दिया भिख समझ कर खा लूंगी। राड़ और सांड से भगवान बचाए, मैं भी देखती हूँ तुम यहाँ कैसे रहती हो। भुनभुनाते हुए बड़की चली गई थी। उबड़खाबड़ रास्ते से जीवन की दरिया बह निकली थी। कभी महुआ तो कभी धान, पेट तो भर जाता था। लेकिन जीने के लिए सिर्फ पेट ही तो नहीं है, और भी बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। पर जिंदगी के रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत ही रेत पसरा था। इतने बड़े घर की बहुरिया कपड़ों के लिए झके, यह भी शोभा नहीं देता। किसी ने बताया था पास ही पंचायत भवन में निराश्रितों के लिए पेंशन शिविर लगा हुआ है। जाते झिझक हो रही थी, लेकिन करे भी तो क्या करे। महंगा उधर ही जा रहा था। सो साइकिल की कैरियर पर बैठ गई थी। छोटकी दुल्हन, आप इतने बड़े जमींदार के घर की बहुरिया हैं। वहां की बेटी बहुरिया कभी अकेले बाहर नहीं निकलती हैं। आप मेरे साथ अकेले साइकिल पर चली आईं, आपको शोभा नहीं देता है। शोभा कहाँ देता है महंगा भैया। इतने बड़े घर की बहुरिया को निराश्रित पेंशन के लिए लाइन लगाना पड़े, यह भी तो शोभा नहीं देता। वृंदा की गुचगुची आंखें पनिया गई थीं। प्रदेश चुनाव नजदीक था। सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीन को चुनाव की तैयारी में झोंक दिया था। शिविर में मंत्राई जी आने वाले थे, इसलिए चारों ओर चाकाचक प्रबंध था। कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो कहीं खुले में शौच मुक्त भारत जैसे नारे लिखे थे।
पंचायत भवन के प्रांगण में लगे विशाल आम के पेड़ को नीचे से 7 फीट तक चूने से रंगा गया। साक्षरता, शिक्षा से लेकर पंचायत विभाग तक ने अपने अपने बैनर के साथ मजमा सजाया था। कोई मुफ्त में सोलर पंप दे रहा था तो कोई स्वच्छता रैली निकालने की तैयारी कर रहा था। सबके बीच वृंदा को अपनी जान सांसत में फंसती जान पड़ती। भीड़ की गहमागहमी में कब आंख झपक गई पता ही नहीं चला। पेड़ पर लगे कच्चे चूने से पूरा का पूरा शाल सफेद हो गया, जो छूटाए न छूटा। दूसरी ओर मिसाई कटाई का समय चल रहा था। भूसे के बारीक कण उड़कर बालों से चिपक गए। वृंदा की तो शक्ल ही भूत हुई जा रही थी। बहुत संयम बरतते, उपते खिंचते जब उसकी बारी आई तो चारों ओर अंधकार पसर चुका था। घर के लिए निकली तो हाथ को हाथ न दिखने वाला नीम अंधेरा था। गाड़ी मोटर वाले गर्दिश में कब किसके हुए हैं जो वृंदा के होते। सब अपने धुन में मगन फुर्र हो रहे थे। अब अकेले जाते मन भयाक्रांत हो रहा था, लेकिन जाना तो था ही। अभी मरियाई रोशनी वाले पीले बल्ब के खंभे के नीचे पहुंची ही थी कि लड़खड़ाती साइकिल में समयलाल की आकृति उभरी। पास के ही टोले का समयलाल खुद को गांव भर का हीरो समझता था। वृंदा को देख झट साइकिल से उतरा, खंभे से साइकिल टिकाकर जाने किस चीज की डंडी उठाया और दाहिने पैर पर बैठकर एकदम फिल्मी अंदाज में कहा था, जिंदगी रेगिस्तान में फूल खिला सकता हूं। एक बार संग चलकर तो देख, तारों को जमी पे ला सकता हूं। मुंह झौंसा कहीं का उठा के पत्थर से देंगे तो दीदा चनक जाएगी। बताएं का बड़का भैया से वृंदा की झड़प से समयलाल सकपका गया था। पैरों पर लौट कर गिड़गिड़ाया था, बुरा मत मानिएगा छोटकी दुल्हन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अच्छा तो अब हम तुम्हारे हंसल गुवा हो गए कहे देते हैं, अपनी औकात मत भूलो, ध्यान रहे लाला मैं किस घर की बहुरिया हूं। इशारा करने की देर है, बस चमड़ी छिल कर भूसा भरी समझो। घर पहुंचकर अभी सांकल खोल ही रही थी, तभी बड़की पिनपिनाई थी। कहाँ उठाप तक हुआ है छोटकी दुल्हन, पूरा देह सफेद हुआ जा रहा है। तनिक आईना में चेहरा देखो जाकर, कान कपार में भूसा लटका हुआ है। अभी सुनील को मरे दिन ही कितना बिता है जो लगी छिनाली करने। बड़की की अर्थ भरी कुटिल मुस्कान ने वृंदा को भीतर तक तोड़कर धर दिया था। अंदर से हूक सी निकली, लेकिन जी कड़ा करके कही थी, अब करम ने ही छिनाल बना दिया तो दोष किसको दे दीदी। सब मान जाएगा लेकिन पेट तो नहीं ना मानेगा। हाथ मने दुगो रुपया न रहे तो देह पर चिथड़ा झूलने लगेगा, फिर आपकी ही नाक कटेगी। निराश्रित पेंशन का शिविर लगा था, वहीं गए थे। करम जान ही कपास फूटता है दुल्हन, अब जमींदार परिवार की बहुरिया निराश्रित पेंशन के लिए लाइन लगा रही है तो भगवान ही मालिक है। गांव घर में बड़का भैया की नाक बचने भी दोगी की नहीं, पहले तो बड़ा कूद कूद के मायके चली जाती थी। अब भाई नहीं पूछता क्या, भाई बाप किसके हुए हैं दीदी, जो हमारे होंगे। बातों की बाढ़ ऐसी आई कि दोनों घरों के चूहों को मौन रहना पड़ा। इधर कई दिनों से छोटकी दुल्हन के दिमाग को लेकर गांव भर में एक अलग तरह की बयार चल निकली थी। उसे कभी महुआ के नीचे तो कभी आम के नीचे देखा जा सकता था। शरीर के कुछ भाग में भयंकर एक्जिमा हो गया था। किसी ने बताया था सूर्य उगने से पहले जख्म वाले भाग को धोकर सड़क के एक भाग से दूसरे भाग में डालने पर मर्स ठीक हो जाता है। ऐसा करते हुए लोलवाइन ने देख लिया। चारों ओर कन्फुसियाया गया, छोटकी दुल्हन निर्बंस हैं, इसलिए लोगों का भरा पूरा परिवार देखकर जलती हैं। किसी ने यहाँ तक कहा पास के ही गांव चिरगुड़ा के जटवा बाबा से जोग सीखने जाती है। यही कारण था लोगा छोटकी दुल्हन की परछाई से भी दूर भागने लगे थे। लोग जो चाहे समझे, वृंदा को किसकी परवाह थी। शिव मंदिर के बाजू वाली बाड़ी के आम लगे तो थे उसी के हिस्से वाली जमीन में, लेकिन क्या मजाल की टोला के लड़कों के हाथ से एक आम भी बचकर निकल जाए।
उस दिन जाने वृंदा को क्या हुआ, सूर्ख लाल सूरज तमतमाकर धरती को झुलसा रहा था। लेकिन वृंदा कहाँ मानने वाली थी, शिव मंदिर की सीढ़ी पर ताक लगाए बैठी रही। मालदा आम गिरे की भाग कर छीने, वाह रे नीति, जिन सिन्हा जी के नाम से पूरा टोला थर्राता था, आज उन्हीं की बहू अपने ही अम्बाड़ी में एक आम के लिए चिलचिलाती धूप में देह सूखा रही थी। चाहती तो एक इशारे पर भर टोकरी आम घर पहुंच जाता। लेकिन कहते हैं न कर्म का लेख मिटाए कहाँ मिटता है। गिरता हुआ आम देख अभी लपकी ही थी कि एक सनसनाता हुआ ढेला आकर सीधा माथे पर पड़ा था। आपने सुनी डॉक्टर नीरज वर्मा की रचना छोटकी दुल्हन, एक ऐसी कहानी जो संवेदना, समाज और स्त्री की अस्मिता को नई दृष्टि से प्रस्तुत करती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो सुरता साहित्य को फॉलो करें और हर सोमवार नई कहानियों के साथ जुड़े। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, शब्दों और भावनाओं के नए संसार में। धन्यवाद, नमस्कार।